हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज़। आज हम लोग हिंदी के चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर मीन्स हिंदी के एक्सरसाइज को। तो ये हिंदी का फर्स्ट एक्सरसाइज है। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं है, टोटल ये जो बुक है इसमें टोटल बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, करीब 200-300 या फिर पता नहीं कितने हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, जितना हो सके एक दिन में हम लोग कवर करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फटाफट से करेंगे। थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ मैं। ये हमारा हिंदी का पहला जो क्या होगा, पहला क्लास होने वाला है प्रैक्टिस का। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द आपको बताना है। तो तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से रिलेट करते हैं ना। ये सब कुछ तो आपने पढ़ लिया है, बस यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा दूध, दांत, दिवाली या फिर पुत्रवधू। तत्सम यानी कि जो संस्कृत वाले वर्ड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ना। तो दूध, दांत, दिवाली ये तो नहीं होगा, बल्कि पुत्रवधू क्या हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या होंगे। तद्भव यानी कि जो कि संस्कृत से अब निकलकर हिंदी की तरफ बढ़ चुके हैं, मीन्स एक नया वर्ड अपने आप में बना चुके हैं। तो यहाँ पर तद्भव शब्द क्या होगा, शर्करा, श्रृंखला, राजपूत या फिर अंगुली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें तद्भव बताना है ना। तो ये सारे जो वर्ड हैं, ये श्र है ना, ये सारे वर्ड किस में आ जाते हैं। तो ये सब तत्सम शब्द के वर्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदी में यूज़ नहीं करते हैं, हिंदी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें यहाँ पर उससे ज़्यादा बेहतर एक दिख रहा है राजपूत। राजपूत क्या है हमारा, तो राजपूत तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो फटाफट से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है। सटीक विलोम बताना है ना, इस बात का ध्यान रखना है। विलोम बताना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पुरस्कार। पुरस्कार का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा हमारा, उपहार, दंड, तोहफा, भेंट। तो सिंपल है दंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रेखांकित शब्द पर्यायवाची है ना, क्या नहीं है, तो पर्यायवाची नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है, विलोम होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है वर्ड, मित्र। मित्र मतलब दोस्त। मित्र का ऑपोजिट वर्ड हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची नहीं है। तो मीत, सहचर, केसरी या फिर दोस्त। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, मीत, सहचर, केसरी, दोस्त, ये ऐसे साउंड कर रहे हैं जैसे कि सबके सब क्या है, तो मित्र शब्द का पर्यायवाची है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे मीत, सहचर, दोस्त ये तो है, लेकिन केसरी जो है, तो केसरी मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, जो स्त्री मीठी बात करती हो उसे क्या कहते हैं, वाचाल, प्रियवंदा, बातुनी या फिर कर्कशा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, तो प्रियवंदा है ना। वाचाल क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बातुनी होते हैं। ठीक है, और ये बातुनी, उसके बाद कर्कशा जो कि बहुत कर्कश बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर तो मीठी बात बोलने वाली स्त्री के बारे में बताया जा रहा है। तो यह हो जाएगा हमारा प्रियवंदा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, अच्छा किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो वर्णों की। तो वो कौन सा अलंकार है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं यमक, अनुप्रास, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा। तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जैसे कि आपने वो सब सुना है ना, क्या है, पके पेट पर पका पपीता, ये सारी चीज़ें, या फिर चारू चंद्र की चंचल किरणें, ये सब है ना। बस में बार बार च रिपीट हो रहा है, या फिर पके पेड़ पर पका पपीता में प रिपीट हो रहा है। तो ये जब वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जीवन प्लस अनुकूल का संधि रूप क्या होगा। जीवन प्लस अनुकूल, तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, जीवानुकूल। जीवानुकूल, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमको सही दिखता है। ठीक है, इसमें तो पूरा लिखा दिया गया है, इसमें एक ना गायब है, नानुकूल। अच्छा, इसमें ये का है। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जा रहा है, जीवानुकूल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, यानी कि जिसका मतलब एक से ज़्यादा अर्थ आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कनक, जलज, वर्जित या फिर पयोधर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, तो वर्जित करेक्ट है। कनक का 2 मतलब होता है, एक कनक तो सोना, और एक कनक जिसमें पानी रखते हैं वो। ठीक है, और जलज का एक होता है कमल, और दूसरा जल में, मतलब इस तरीके से अनेक मीनिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन वर्जित का मतलब वर्जित है ना, सिंपली मतलब इनकार करना, ये है और कुछ नहीं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का है, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का समास क्या होगा, समास क्या होगा बताना है हमें। तो ये है गगनचुंबी। गगनचुंबी का क्या मतलब होता है, यानी कि गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला है ना, ये जैसे ही आ गया तो हम क्या समझ जाना चाहिए ये कि तो ये क्या है, तो ये एक तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नीचे दिया गया वाक्य 4 भागों में बांटा है, जिसमें से एक भाग के व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कविता संग्रह का अवलोकन किया तो उससे बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई। कविता संग्रह का अवलोकन किया, ये तो सही है, तो उससे बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई, उसमें बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई। बहुत सी गलतियां, ये गलत है ना, कविता हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई। ये कैसा सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन नंबर, ये मतलब ये अशुद्ध हो गया। ठीक है, इस वाक्य में। नेक्स्ट है 11 नंबर में, ई का निर्माण किन स्वरों के मेल से हुआ है। तो ए का निर्माण कैसे हुआ है, तो ए का निर्माण हुआ है अ और ए के मेल से। ठीक है, ए कैसे बना है, तो ए और अ से मिलकर बना है ए। यहाँ पे तो ई है ऊ है ए, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, होप कि आपका सब सही हो रहा है, और अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप सीखते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आप यहाँ बैठ जाएं, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम है, यहाँ पे तो रेखांकित है ही नहीं, यहाँ होना चाहिए आप, है ना। आप में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, मध्यमवाचक, अन्यवाचक या फिर उत्तमवाचक। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा मध्यमवाचक, है ना। ये मतलब बेसिकली ये सेकंड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री नहीं, मीन्स ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट 13 में क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो संकीर्ण किसका विलोम है। संकीर्ण मतलब क्या होता है, पतला। तो ये विलोम किसका होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि क्या, तो मतलब ज़्यादा वास्ट है ना, तो ये हो जाएगा विस्तार। विस्तार ही होगा, और क्या होगा, बस विस्तार, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दोबारा या अनुवाद करके कहने वाला के लिए एक शब्द है, यानी कि दोबारा या फिर अनुवाद करके कहने वाला के लिए क्या होगा, तो दुभाषिया, दुमुहा, दुधारी या फिर दुपहिया। तो ये बिल्कुल दुभाषिया। अच्छा, ये थोड़े से क्लियर नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस नाम में एक प्रधान उपचास व एक अन्य आश्रित उपनाम्य होते हैं। अच्छा, मतलब एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, तो ये होता है हमारा मिश्र वाक्य, है ना। और जिसमें और के साथ यानी कि कंजंक्शन लग जाता है वो हो जाता है संयुक्त वाक्य, और जो सिंपल एक सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि एक मतलब एक प्रधान वाक्य है और दूसरा क्या है, आश्रित वाक्य है, तो उसको हम लोग कहेंगे मिश्र वाक्य। आगे उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वाक्य होता है शब्दों का क्रम, वाक्य होता है, अच्छा बेसिकली उसका वाक्य का डेफिनेशन पूछा है, शब्दों का क्रमबद्ध समूह। हाँ, तो और क्या, वर्णों का नहीं, यही है, आगे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, महासागर और झील। तो महासागर तो पुल्लिंग है, लेकिन झील क्या है, तो ये फेमिनाइन है, यानी कि स्त्रीलिंग है। दही और खरगोश, हाँ दही भी पुल्लिंग होता है और खरगोश भी, ये दोनों ही पुल्लिंग है ना। मतलब ऑलवेज जो सिंगुलर या फिर ऑलवेज प्लूरल वाले शब्द में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, इसका जेंडर हमेशा क्या रहता है, पुल्लिंग ही होता है। उसके बाद गोभी गाजर तो स्त्रीलिंग है, और दीमक मच्छर तो इसमें पुल्लिंग है, लेकिन दीमक क्या है, तो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। सबसे पहला है, द्वीप शब्द का पर्याय है। द्वीप का क्या मतलब होता है कि 2 बार पानी पीने वाला। ठीक है, तितली, हाथी, घोड़ा, मृग, तो ये हो जाएगा हमारा हाथी। नेक्स्ट है, विद्वान का पर्यायवाची है प्राज्ञ, अज्ञ, भूपति, महापुरुष, तो प्राज्ञ। मैंने स्वयं देखा था कि राजू खेल रहा था, वाक्य का प्रकार है मैंने स्वयं देखा था कि मतलब वही लग गया ना यहाँ पर, वो आश्रित है ना, मैंने देखा था कि राजू खेल रहा था, ये क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य, तो इसे हम लोग कहेंगे मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, उपाधि का अर्थ है। उपाधि का क्या अर्थ है, तो उपाधि देना, जैसे कि होता है ना ऊंचा, उन्नति, पदवी या फिर श्रेष्ठ, तो बिल्कुल पद देना है ना, उपाधि देना। नेक्स्ट है, रिवर्टेड का अर्थ है। रिवर्टेड का क्या मतलब हो गया,
तो प्रतिवर्तित, प्रतिवर्ती, पुनरावलोकन या फिर समीपवर्ती। तो बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द प्रतिवर्तित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 22 हो गया ना। हाँ, रिवर्टेड, रिवर्टेड यानी कि मतलब वापस लौट आना टाइप का, ठीक है। किसी चीज को मतलब वापस लौटा हुआ जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्टेड, दैट इज द प्रतिवर्तित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भांत का विलोम शब्द है, भांत यानी कि, अच्छा विलोम बताना है ना, निधार्त, निर्धात, दुर्धार्त, शुद्धांत या फिर दुर्धांत। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, तो ये हो जाएगा सबसे पहली बात तो भांत की अगर हम लोग बात करें तो भांत का मतलब होता है डरा हुआ। भांत का क्या मतलब होता है, तो डरा हुआ, ठीक है। जो डरा हुआ है, भयभीत है, उसको हम लोग बोलते हैं भांत। तो इसका मतलब है कि जो निडर है, मतलब निडर नहीं, जो शांत है ना, जो डरा हुआ नहीं है, ठीक है, जो शांत है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा निर्धात, ठीक है। भांत का ऑपोजिट क्या हो गया, तो निर्धात यानी कि जो कि शांत है। क्वेश्चन नंबर 24, नृपति, नृप मतलब ये तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नृप प्लस पति। नृप मतलब हो गया किन्नर और पति मतलब हो गया राजा, यानी कि मनुष्य का राजा है ना, यानी कि नर का राजा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो राजा। नेक्स्ट है हमारा रेकरिंग। रेकरिंग का अर्थ क्या होता है, रेकरिंग मतलब बार बार वापस आना। तो अनावृत्ति, आवृत्ति, बिल्कुल आवृत्ति, ठीक है। फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। परि उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, परि उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, ठीक है। देखते हैं, परामर्श, परामर्श, यही तो लगता है मुझे, परि बोला है ना, ये तो परामर्श है, यही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन क्या है, पर्यवेक्षण, परिवर्तन, परिमार्जन, हाँ यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द परामर्श। नेक्स्ट है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रतिलिपि। पुस्तक की हाथ से, पुस्तक को हाथ से लिखी प्रतिलिपि के लिए एक शब्द है, यानी कि जो हाथ से जो प्रतिलिपि, मतलब कि जो प्रतिलिपि लिखी जाती है उसे पुस्तक लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पांडुवर्ती, पांडुलिपि, शिलालेख या फिर प्रतिलिपि। तो ये हमारा बिल्कुल हो जाएगा, जो हाथ से लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो संरचना की दृष्टि से अभी हमने देखा तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद सबसे पहला है सरल, देन है मिश्र, देन है संयुक्त, है ना। 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य शब्द। जैसे कि इंग्लिश में सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, वैसे हिंदी में क्या होते हैं, तो विषय और उद्देश्य होते हैं ना, विधेय और उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य में जिसके बारे में कहा जाता है, किसके बारे में कहा जाता है, विधेय के बारे में कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या होती है। मूल स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर। मूल स्वर 4 ही होते हैं। सबसे पहला होता है अ, ई, उ और री। जो भी शब्द होते हैं ये चारों से ही मिलकर बनते हैं। तो मूल स्वर कितने हो गए, 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ललित, रुचिकर, ललाम किसके पर्यायवाची हैं। ललित, रुचिकर, ललाम किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सुंदर के पर्यायवाची हैं, है ना। ललित का मतलब होता है, ललाम का मतलब होता है सुंदर। क्या है ऑप्शन, हाँ यहाँ फर्स्ट में ही हमें दिख रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज द सुंदर। नेक्स्ट है हंस के पर्याय नहीं है। हंस के पर्याय क्या नहीं है, कराल, चक्रांग, मराल या फिर कारंडव। तो जो चक्रांग है, मराल है, कारंडव है, सबका मतलब क्या होता है, तो हंस ही होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे 32, हाँ, लेकिन अगर आप बात करेंगे कराल की, तो कराल का मतलब नहीं होता है हंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, निम्नलिखित में से नित्य बहुवचन का उदाहरण नहीं है। नित्य वचन, बहुवचन यानी कि वो जो ऑलवेज प्लूरल वाले वर्ड होते हैं, उदाहरण नहीं है, ठीक है। लोग, आँख, दर्शन, प्राण, क्या मैं पढ़ रही हूँ, लोग, दर्शन, आँख, प्राण, हाँ ठीक ही तो पढ़ रही हूँ। तो ये क्या हो गया, तो लोग, दर्शन, आँख, ये तीनों क्या है, तो नित्य बहुवचन है। लेकिन अगर हम लोग प्राण की बात करें तो प्राण नित्य बहुवचन के में नहीं काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा, तो प्राण, है ना। जैसे कि प्राण निकल गया, लोग दर्शन करने गए, तो लोग और दर्शन ये सब क्या है, तो नित्य बहुवचन है, ठीक है। अब आँख भी आपका क्या है, नित्य बहुवचन है, लेकिन प्राण क्या है, तो हमारा नित्य बहुवचन का एग्जाम्पल नहीं है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिपूर्ति करना। प्रतिपूर्ति करना यानी कि मतलब जो भी आपने मतलब उधार वगैरह लिया है उसको आप क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं ना। प्रतिपूर्ति करना के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है, रिलैक्सेशन, रिहर्सल, रिजेक्टरी या फिर रीइम्बर्स। तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा रीइम्बर्स। ठीक है, अपना उधार चुकता करना, प्रतिपूर्ति करना, रीइम्बर्स करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, रिवाइवल का अर्थ क्या है। रिवाइवल का क्या अर्थ होता है, तो पुनः प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, पुनः प्रवर्तन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, रवितनया किसका पर्याय है। तो रवितनया किसका पर्याय है। रवितनया का मतलब होता है कि रवि का मतलब क्या हो गया, तो सूर्य। तो सूर्य की जो पुत्री है, तो सूर्य की पुत्री कौन है, गंगा, यमुना, कृष्णा या फिर कावेरी। तो यहाँ पर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट है, लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, चंचला, इंदिरा, कमला या फिर महादेवी। तो चंचला, इंदिरा, कमला ये सब लक्ष्मी शब्द के पर्यायवाची हैं। कौन नहीं है, तो महादेवी। महादेवी किसका पर्यायवाची है, तो दुर्गा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन हैं जो कि जैसे कि जब आप बोलते हैं तो ओष्ठ व्यंजन, तालु व्यंजन, इस तरीके के व्यंजन होते हैं ना, कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर होठों का यूज़ होता है तो ये कौन सी कैटेगरी होता है, ये होता है प, फ, है ना। आपके होठ आपस में सटते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉर एग्जाम, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निर्दय का विलोम है। निर्दय यानी कि जिसके अंदर दया नहीं है। सदय, सही बात है भाई। दयालु, कृपालु, अच्छा ये सब भी तो हैं, दयालु, कृपालु, दयावान। वैसे तो ये चारों के चारों ही हैं, लेकिन आपको तो एक ही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर सदै ही क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मीन्स प्रॉपर जो वर्ड है वो सदै ही हुआ। उसके बाद आप उसमें ये वो लगा के उसको दयालु, दयावान ये वो कर चुके हैं, उपसर्ग प्रत्यय लगा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, मक किसका विलोम है। मक का मतलब होता है चुप रहना। ठीक है, एकदम जैसे होता है ना मूक बाधिर, है ना, जो बोल नहीं सकते हैं। तो उससे वही क्या होता है, मक का मतलब होता है कि नहीं बोलना। ठीक है, चुप रहना। तो उसका ऑपोजिट आपको पूछा है, विलोम पूछा है। तो ये हो गया चालाक, वाचाल, बाधिर या फिर उदंड। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो गया, हाँ 48 थोड़ी जी, क्वेश्चन नंबर 40। तभी मैं सोचूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो बोल नहीं सक रहा है मक का मतलब, तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ये क्या हो गया हमारा, वाचाल। ठीक है, जो कि बातूनी टाइप का है 40 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, अपनी हानि स्वयं करना वाक्यांश के लिए मुहावरा है। अपनी हानि स्वयं करना यानी कि हथेली पर सरसों उगाना, नाको चने चबाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल है। चक का विलोम शब्द है। चक का विलोम शब्द क्या है, कंजूस, प्रदायक, दाता या फिर वीर। तो चक का सिंपल मतलब होता है मांगने वाला। तो मांगने वाला का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम पूछा है ना, तो देने वाला। तो देने वाला कौन होता है, दाता। चक का मतलब होता है मांगने वाला, वैसे ही देने वाला होता है हमारा दाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, निम्नलिखित में से नहीं क्या है, दोनों में से जाने कौन खेलेगा। अच्छा, दोनों में से जाने कौन खेलेगा, है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी कि जो पूर्ण विराम होता है उसका यूज़ किया गया है उस सिंबल का। तो वाक्य क्या प्रकार है, ये क्या है, प्रश्नार्थक है, संकेतार्थक है, आज्ञार्थक है या फिर संदेह। तो बिल्कुल ये संकेत हो रहा है ना, मतलब संकेत नहीं, संदेह हो रहा है ना, डाउट हो है कि मतलब कौन खेलेगा। इसलिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो संदेहार्थक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, टाइम भी काफ़ी हो गया, 50 क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आप मुझे बताइएगा कि 50 में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निर्देय का विलोम है ग्राहक, चंद्र, हीन या फिर वंद्य। तो क्वेश्चन नंबर 44 में अगर आप देखेंगे तो निर्दयी का मतलब होता है कि उसका जो कि मतलब निंदा करने के लायक है ना, जिसका आप निंदा कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निर्दयी। लेकिन उसका ऑपोजिट क्या हो गया, जिसकी आप निंदा नहीं करके आप उसकी क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वंदय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ये है इनटॉलरेंस का हिंदी शब्द क्या है। इनटॉलरेंस, ठीक है, आजकल हम लोग इतना ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं कि हिंदी वर्ड उसका पता ही नहीं है। इनटॉलरेंस का हिंदी वर्ड क्या है, तो ध्वन्मृता,
वही है ना, हाँ। ध्वनिमृता प्रभावित असही अस अशिष एक मिनट, हाँ, असहिष्णुता या फिर असहयोग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, असहिष्णुता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, आधार व्याख्यान निम्नलिखित में से किसका हिंदी अर्थ है? आधार व्याख्यान, आधार व्याख्यान का निम्नलिखित में से किसका हिंदी अर्थ है? अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड आपको दिया गया है, की पर्सन, की नोट, की वर्ड्स या फिर की स्पीकर। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा की स्पीकर, है ना, आधार व्याख्यान करना। नेक्स्ट है, विलोम शब्द का सही जोड़ा क्या है? विलोम शब्द का, तो ये क्या है हमारा? नैसर्गिक, कृत्रिम। तो नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल और कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। तो यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अनुपसर्ग से बनने वाला शब्द है। अनुपसर्ग से बनने वाला शब्द क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग जो कि आगे लगता है ना। अनुपजाऊ, अनुर्वर, अनुपयोगी या फिर अनुज। बनने वाला शब्द हो जाएगा अनुज, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? विधानार्थक वाक्य का उदाहरण है। विधानार्थक यानी कि सिंपल वर्ड है ना, का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भूपेंद्र खेलता है, नीता घर पर नहीं है, तुम आते तो मैं भी आ जाता। सॉरी, यहाँ पर तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? भूपेंद्र खेलता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अजर आजिर का अर्थ क्या है? अजर आजिर का अर्थ क्या है? देवता, ज्ञानी, आंगन, देवता। देवता, आंगन या फिर ज्ञानी, देवता। तो देखिए, अजर का क्या मतलब होता है? अजर का मतलब होता है कि देवता, और अजीर का मतलब होता है आंगन। ठीक है, सुनने में मतलब ऐसे तो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट मीनिंग होता है। अजर का मतलब होता है देवता और अजीर का मतलब होता है आंगन। होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आप बताइएगा कि मुझे टोटल 50 में आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।